नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो कई जगह 62 वर्ष और केंद्र के लिए निर्धारित है 60 वर्ष। लेकिन राजनीति की रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है, इसे आज तक सुनिश्चित नहीं किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 75 पार वालों को मार्गदर्शन मंडल में डालने का निर्णय लिया था, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा तब भी नहीं की थी। मौजूदा हालात में जिस तरह की राजनीति पूरे देश में हो रही है, वहाँ युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की कवायद हो रही है, जिसका असर साफ तौर पर राज्यों में देखने को मिल रहा है। यदि मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं, यहाँ जो नई सरकार काम कर रही है, जिन नए चेहरों को मौका दिया गया, उसमें जिस तरह से युवाओं को तरजीह दी गई, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह 70 पार या इसके आसपास के नेताओं के लिए बहुत कुछ बचा नहीं रह जाएगा। छत्तीसगढ़ में न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के पुराने नेता इन दिनों खासे परेशान हैं। खासकर भूपेश बघेल को जिस तरह से धीरे धीरे किनारे लगाने की तैयारी को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिस तरह से देवेंद्र यादव को आगे किया जा रहा है, उसी से कांग्रेस के अंदर माहौल कुछ अलग होता नजर आ रहा है। आज यदि छत्तीसगढ़ की राजनीति की चर्चा की जाए तो कांग्रेस के 3 युवा चेहरे देवेंद्र यादव, उमेश पटेल और दीपक बैज, और यदि मैं इसी तरह भाजपा की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में युवा मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव सरीके वो ऐसे युवा चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति केंद्रित होती नजर आएगी। आगे मैं एक एक कर इन युवा नेताओं की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करूंगा। उससे पहले हमें समझना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में हुआ और उसके बाद लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति रही। विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को 46.9% वोट मिले थे, कांग्रेस को 42.8% वोट मिले थे, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को महज 1.4% वोट मिले थे, लेकिन एक सीट मिली थी। कांग्रेस को 35 और भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली थी। यानी 2018 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 13% से ज्यादा की उछाल ली, उसका श्रेय साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाता है, रणनीति को जाता है। जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हुए, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष थे, जो मौजूदा समय में डिप्टी सीएम है। अब बात लोकसभा की। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें मिली, तो भारतीय जनता पार्टी को 53.1% वोट मिले, कांग्रेस को 41.4% वोटों पर संतुष्ट रहना पड़ा। अब बात छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के उन युवा चेहरों की जिन पर दारोमदार होगा कि कांग्रेस की भविष्य की राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की है, यानी दीपक बैज जो कि युवा अध्यक्ष हैं, बस्तर और रायपुर के अलावा ये कहीं भ्रमण नहीं करते। इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जिस तरह से पराजय हासिल हुई और जिस तरह से ये भूपेश बघेल के हम कदम बने रहते हैं, तो इनके लिए आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कांग्रेस संगठन के अंदर खाने जो आवाज उठ रही है फेरबदल की, उसका सबसे पहला कोई शिकार होगा तो दीपक बैज ही हो सकते हैं। कांग्रेस के दूसरे युवा नेता उमेश पटेल, ये युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इनके पिता नंद कुमार पटेल जो कि झीरम कांड के शिकार हुए, उस वक्त वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। अपने पुत्र दिनेश पटेल के साथ जिन हालातों में निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या की गई, उसके बाद उमेश पटेल को आगे लाया गया। उन्हें राजनीतिक वारिस अघोषित रूप से मानते हुए जिस तरह से खरसिया से प्रमोट किया गया, मंत्री बनाए गए, लेकिन अपने पूरे मंत्री कार्यकाल के दौरान उमेश पटेल भी वैसी छाप छोड़ नहीं सके जैसे उनसे उम्मीद की जा रही थी। जबकि वो छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, ऐसा माना जा रहा था कि उनकी फॉलोइंग पूरे छत्तीसगढ़ में होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब बात देवेंद्र यादव की। इन दिनों देवेंद्र यादव की चर्चा दूसरे कारणों से भी है। बलौदाबाजार जिले में 7 जून को जिस तरह से एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी हुई, जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ, वहां जिन संदिग्ध हालातों में देवेंद्र यादव की उपस्थिति रही, उस वजह से वो चर्चा में थे। उससे पहले कोल स्कैम का जो
मामला आया उसमें वो नामजद आरोपी हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, तब भी वो सुर्खियों में रहे। हाल के दिनों में बलौदाबाजार के अलावा एमएमएस कांड को लेकर उन्हें सुर्खियां मिल रही है। भिलाई के कोतवाली थाने से इन्हें नोटिस मिला था कि जिस एमएमएस की चर्चा हो रही है उसमें दिखने वाला व्यक्ति क्या देवेंद्र यादव ही है। तो देवेंद्र यादव पूरे लाव लश्कर के साथ न केवल थाने पहुंचे और थाने से बाहर निकलने के बाद जिस तरह से मीडिया से रूबरू हो रहे थे, जिस अंदाज में बात कर रहे थे, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि राहुल गांधी की नजदीकी और उनके संरक्षण का असर कैसा होता है। देवेंद्र यादव जिस कॉन्फिडेंस से पुलिस को चुनौती दे रहे थे, जांच एजेंसियों को चुनौती दे रहे थे, यहां तक गृह मंत्री का भी नाम लेकर वो साफ तौर पे कह रहे थे जिसको जो कार्रवाई करना है कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिस वक्त देवेंद्र यादव ऐसी बयानबाजी कर रहे थे, साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि कहीं वो राहुल गांधी की कहीं मिमिक्री तो नहीं कर रहे हैं या उनकी कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। खैर, समझने वाले कुछ भी समझे, लेकिन भूपेश बघेल देवेंद्र यादव को इन दिनों खूब समझ रहे हैं, काफी परेशान है। न केवल भूपेश बघेल बल्कि डॉक्टर चरणदास महंत भी। छत्तीसगढ़ के ये दो नेता इन दिनों कांग्रेस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताए जा रहे हैं, जबकि पुराने दिग्गज टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा सरीखे नेता जिन्होंने अपने पुत्र या अपने रिश्तेदारों को राजनीति में आगे किया, 70 के आसपास की इनकी उम्र है, ऐसे नेताओं को कांग्रेस की ओर से संकेत मिल गया है कि अब आपके लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। यही कारण है कि बदले हुए हालात में देवेंद्र यादव, उमेश पटेल और दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रमुख युवा चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस के बाद अब बात छत्तीसगढ़ के भाजपा के 3 युवा चेहरों की। सबसे पहले सबसे ज्यादा चर्चित ओपी चौधरी, जिन्हें लेकर छत्तीसगढ़ का हर वर्ग का युवा बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वो युवाओं के रोल मॉडल रहे हैं। यदि उनके जीवन की पुरानी पृष्ठभूमि पर गौर किया जाए तो लोगों को कोई फिल्मी कहानी सी लगेगी। जिस तरह से वो संघर्ष करते हुए विषम हालातों में कलेक्टर बने और 37 की उम्र में रायपुर कलेक्टर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए, पराजित भी हुए, 5 साल तक पार्टी की रीति नीति को समझा और मौजूदा समय में मंत्री हैं। न केवल मंत्री हैं बल्कि अच्छे मोटिवेटर हैं। युवाओं के कैरियर के लिए वो अच्छी सोच और समझ रखते हैं। उनकी मजबूत प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्हें वित्त मंत्री जैसा अहम दायित्व दिया गया है, लेकिन संगठन का लंबे समय का अनुभव नहीं रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जैसे अहम दायित्व में रहे, मौजूदा समय में संगठन से अलग प्रशासनिक कार्य में लगे हैं। इनकी साफ सुथरी छवि के कारण भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति में तो ये प्रभावित हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इन्हें छत्तीसगढ़ के भविष्य का नेता भी माना जा रहा है। ऐसे ही भाजपा के एक और युवा नेता हैं जो ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, हिंदूवादी चेहरा है, बिना नाम बताए ही आप समझ गए होंगे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा। ये युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में युवाओं की एक अच्छी टीम है इनके साथ, और मौजूदा समय में जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से खुद को साबित कर पा रहे हैं, उनकी स्पष्ट कार्यशैली से कई लोगों को उनसे शिकायत हो सकती है। बावजूद इसके सीधी सपाट बात बोलने वाले विजय शर्मा को भी छत्तीसगढ़ भाजपा का भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। अब बात तीसरे नेता की, वो है डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा, बिलासपुर के सांसद रहे, दशकों तक वकालत से जुड़े रहे। मजबूत सामाजिक परिवेश के अलावा संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अरुण साव से भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बहुत संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता इन दिनों जरूर कुछ निराश होंगे, क्योंकि जिस तरह से युवाओं को तरजीह दी जा रही है, जिस तरह से मौका दिया जा रहा है, न केवल संगठन में बल्कि सत्ता में भी मौका दिया जा रहा है, तो ऐसे माहौल में राजनीति को जीने वाले, राजनीति को समझने वाले पुराने 65 पार के नेताओं के चेहरों पर शिकन आना भी स्वाभाविक है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने युवा चेहरों को आगे कर रही है, तो वहां मुद्दे भी कुछ बदलते जा रहे हैं, प्राथमिकताएं बदलती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे तय होते हैं उसका साफ तौर पर राज्यों में भी असर दिखाई पड़ता है। साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरह से पुराने मुद्दे और पुरानी प्राथमिकताओं की जगह कुछ नए मुद्दे शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे ही बदले हुए हालात और बदलते राजनीतिक परिवेश में जब जाति आधारित राजनीति होती है, तो किसी समूह के ऊपर जब कोई आक्षेप लगता है तो उस पर पहले से कहीं ज्यादा राजनीति होने लगती है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 7 जून को एसपी कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने समझा। हमने इस बारे में कई वीडियो बनाए। हमने साफ तौर पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र
यादव की भूमिका को खास तौर पर रेखांकित किया। अपने विश्लेषण के दौरान हमने कई बार दावा किया कि इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है। आखिरकार पुलिस और जांच एजेंसियां भी एक एक कर जिस तरह से बाहरी तत्वों को गिरफ्तार कर रही है, उससे यह बात एकदम स्पष्ट हो गई है। जांच एजेंसियों की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत रिपोर्ट को सामने लाने से पहले जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो अधिकांश बाहरी चेहरे हैं। हाल में ही 4 गिरफ्तारियां हुई है, इसे मिलाकर 163 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आपके स्क्रीन में जो नए गिरफ्तार चेहरे की मैं बात कर रहा हूं, जिसे आप गौर से देखें, ये है सरकारी टीचर मोहन बंजारे। मोहन बंजारे ने बलौदा बाजार में धरना प्रदर्शन में मंच संचालन का काम किया था। आंदोलन की रणनीति बनाकर दूसरे जिले के लोगों को भी बलौदा बाजार में इकट्ठा किया था। मोहन बंजारे जो सरकारी टीचर के साथ गोड़ा गांव के स्कूल के प्रभारी प्राचार्य भी हैं। इनकी पत्नी पलारी नगर पंचायत से कांग्रेस की पार्षद हैं। मोहन बंजारे प्रगतिशील सतनामी समाज के युवा अध्यक्ष भी हैं। पुलिस ने मोहन बंजारे को पुराना धमतरी रोड रायपुर के पास दिनेश बंजारे के साथ गिरफ्तार किया। 48 साल के दिनेश बंजारे महासमुंद जिले के हैं, जबकि 2 अन्य गिरफ्तारों में विजय कुमार बंजारे जो 44 साल इनकी उम्र है, ये भी महासमुंद के हैं। इसके अलावा कोमल संभारकर जो धमतरी के हैं। इससे पहले पुलिस ने एनएसयूआई के अध्यक्ष और युवक कांग्रेस के अध्यक्षों को गिरफ्तार किया, यानी साफ तौर पर कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ के लिए अनाम से संगठन भीम आर्मी से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया। उनके प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव जैसे अहम पदों में बैठे हुए लोग देवेंद्र यादव की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम देने की साजिश रच चुके थे। देवेंद्र यादव के धरना स्थल से हटते ही जो कुछ भी हुआ, इस बारे में देवेंद्र यादव को नोटिसें बार-बार मिल रही है, लगातार उनसे पूछताछ की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस का सामना फिलहाल देवेंद्र यादव नहीं कर रहे हैं। बलौदा बाजार दंगा कांड की तरह कवर्धा में भी 20 जनवरी को साधराम यादव की हत्या हुई थी। ये मामला भी बेहद संवेदनशील था। उस मामले में आज यानी 17 जुलाई को जब मैं विश्लेषण कर रहा हूं, कोर्ट के सामने 6 आरोपियों का चालान प्रस्तुत किया जाएगा। मुस्लिम समाज के ये 6 आरोपी एक खास मकसद से साधराम यादव की हत्या करते हैं। हत्या की तारीख के 2 दिन बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। उससे पहले माहौल खराब करने के लिए इन 6 लोगों ने जिस निर्ममता से साधराम यादव की गला रेत कर हत्या की, उसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस मामले में जो नए अपडेट मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। पुलिस ने जो टूटे मोबाइल से जो तस्वीरें बरामद की है, उस बारे में दावा किया जा रहा है कि कश्मीर के वर्दीधारी आतंकियों से इन्होंने मुलाकात की थी। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में बारीक निगाह रखी हुई है, क्योंकि आरोपियों के विरुद्ध यूएपीए की धारा लगाई गई है। आतंकी गतिविधियों में संलिप्त ऐसे लोगों को कौन प्रश्रय दे रहा था, यह भी जांच का विषय है। हमारे पास जो एक मजबूत जानकारी है वह यह है कि कवर्धा के कुछ स्थानीय अवसरवादी नेता ऐसे अराजक तत्वों को लंबे समय से खाद पानी देते रहे हैं। कवर्धा वो इलाका है जहां से गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा चुनकर आए। वहां की जनता ने जिन हालातों में कांग्रेस के पुराने मंत्री मोहम्मद अकबर को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराकर विजय शर्मा को अपना नया विधायक बनाया, तो एक बहुत बड़ा संदेश था। विजय शर्मा के निर्वाचन के करीब 1.5 महीने बाद जिन हालातों में, जिन कारणों से साधराम यादव की गला रेत कर हत्या की गई, वह कारण और हालात भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को सीधे तौर पर आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकते हैं। हमारी लगातार इस पर निगाह बनी हुई है कि किस तरह से बदले हालात में राजनीतिक नई करवट लेती है, जिसके ऊपर दारोमदार है कि देश और समाज का भला किया जा सके, लोक कल्याण किया जा सके। लेकिन राजनीति को धंधा बना चुके कुछ लोग जो अपने हित के लिए राजनीति का दुरुपयोग करते हैं, कुछ गलत लोग इसमें हावी हो जाते हैं, उससे एक माहौल बनाया जाता है कि राजनीति बुरी होती है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी देश और समाज का भला होगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।